हेलो डी स्टूडेंट्स, आज हम लोग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नेक्स्ट वीडियो में पहुंचे जहां पे हम लोग बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अभी तक हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को काफ़ी अच्छा खासा डिस्कस किया, जिसके लिए हम लोगों ने 8 से 9 वीडियो पढ़ चुके हैं। लेकिन हर एक मॉडल का अपना एक लिमिटेशन होता है, जिसकी वजह से एक नया मॉडल आप सबको देखने को मिलता है। हर एक थ्योरीज का भी एक अपना लिमिटेशन होता है, एक ड्रॉबैक होता है, जिसकी वजह से एक नई थ्योरी का जनरेशन होता है। उसी प्रकार जो हम लोग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ रहे हैं उसका भी एक लिमिटेशन होता है। क्या लिमिटेशन होता है, आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने आ रहे हैं। तो आइए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, और जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और जिससे नोटिफिकेशन वीडियो हम आपको जो अपलोड करें, आप सबके लिए अपलोड करते हैं, वो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके पास तुरंत पहुँचता है। आइए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने आपको स्टार्ट में बताया, आज हम लोग का जो पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर इसमें बात करें, सबसे पहला और सबसे इजी पॉइंट की बात करते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, वो कह सकते हैं सिर्फ लोअर वाइब्रेशंस के लिए वैलिड होता है। किसके लिए भैया? लोअर वाइब्रेशंस के लिए वैलिड होता है। मतलब यदि अगर हम लोग हायर वाइब्रेशंस करते हैं तो ये इसके लिए वैलिड नहीं होता। क्या करने का मतलब? एक्सपेरिमेंटल, अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, अभी तक हमने जो बात की वो सब थ्योरेटिकल बातें थी। हम लोगों ने थ्योरीज की बेसिस पे सब किया, और थ्योरीज की बेसिस पे ये देखा गया कि जब चीज़ों का एक्सपेरिमेंट किया गया, ये काफ़ी हद तक ये सब चीज़ों को फॉलो करता था। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट को बढ़ाया जाता है, जब प्रैक्टिकल को बढ़ाया जाता है, जब उस एनालिसिस को बढ़ाया जाता है, देन उसके ड्रॉबैक्स हमको सामने देखने को मिलते हैं। तो उसी प्रकार जब हम लोग अगर बात करें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, जब थ्योरी तैयार हुई और जब उसको प्रैक्टिकल की बारी आई, हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट किया, तो हमने देखा कि जो हमारी ये थ्योरी होती है लोअर वाइब्रेशंस के लिए काफ़ी अप्लीकेबल है, लोअर वाइब्रेशंस के लिए कंप्लीटली अप्लीकेबल है, लेकिन हायर वाइब्रेशंस के लिए, हायर ट्रांजिशंस के लिए ये अप्लीकेबल नहीं है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात किया, जहाँ पे अगर हम देखने को मिला कि जो स्पेसिंग होती है हर एक ट्रांजिशन लेवल्स के बाद, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के लिए, किसके लिए भाई? पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के लिए हमने डिस्कस किया था। उसके साथ उसके पहले हमने डिस्कस किया था, उसके भी पहले वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन के लिए हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला था कि जो स्पेसिंग बिटवीन टू लाइन्स होती है, जो स्पेसिंग बिटवीन टू लाइन्स होती है, वो क्या होती है? इक्वल होती है। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी में, जो हमने स्पेसिंग देखा था वो h म्यू नॉट की थी। वो किसकी थी भैया? h म्यू नॉट। वो किसकी थी? h म्यू नॉट। किसकी थी? h म्यू नॉट। ठीक है, अगर इस वीडियो को कंप्लीट समझना है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, जहां पे आपको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है, आप इसके भी पहले की वीडियो को देख लीजिए, जो कि वीडियो नंबर हमारा 9 है और ये वीडियो नंबर हमारा 10 है, और आज का जो वीडियो है वो वीडियो नंबर 11 है। ठीक है भैया, तो वीडियो नंबर 9 को आप देख लेंगे, आपको काफ़ी अच्छे से वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा समझ में आ जाएगा कि वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता क्या है, वाइब्रेशनल रोटेशन ट्रांजिशंस में हम लोग को जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिली थी वो कैसे मिली थी। यहाँ पे अगर हम बात करें, जो स्पेक्ट्रल लाइन के बीच हमको जो गैपें मिली थी, वो हमें स्पेसिंग मिला था, वो किसके इक्वल मिला था? 2b के इक्वल मिला था। कितने का इक्वल मिला था भैया? यहाँ पे हमें जो स्पेसिंग मिलती थी 2b के लिए मिलती थी। किसके लिए मिलती थी? 2b के लिए। किसके लिए मिलती थी? 2b के लिए। अब यहाँ पे देखिए, ये सब केवल एप्लीकेबल किसकी थी? लोअर रोटेशन के लिए। किसके लिए भैया? लोअर वाइब्रेशन के लिए। क्या? लोअर वाइब्रेशन। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने क्या किया, हायर वाइब्रेशन, किसके लिए? हायर वाइब्रेशन के लिए देखा, मतलब ये वाइब्रेशन जब तक हमारा कह सकते हैं ये लोअर वाइब्रेशन, हल्का वाइब्रेशन हो रहा था, तब ये थ्योरी काफ़ी एप्लीकेबल। लेकिन जैसे ये वाइब्रेशन हायर वाइब्रेशन हुआ, काफ़ी तेज़ी के साथ वाइब्रेशन होने लगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचिंग होने लगी, देन ये वाइब्रेशन हमारा क्या, ये थ्योरी क्या होती है? फेल हो जाती है। देन जो ये स्पेसिंग मिलती है, जो ये स्पेसिंग हमको मिलने लगती है, वो स्पेसिंग क्या होती है? डिक्रीज होने लगती है। वो क्या स्पेसिंग होती है? डिक्रीज होती है। एज द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, एज द वैल्यू ऑफ वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे हमारी v की वैल्यू बढ़ेगी, स्पेसिंग हमारी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। स्पेसिंग हमारी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। ये हमारा पहला ड्रॉबैक था कि जो हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है वो सिर्फ लोअर वाइब्रेशंस के लिए फॉलो करता है, लेकिन हायर वाइब्रेशंस के लिए जो इसकी थ्योरीज होती हैं वो क्या होती है? फेल हो जाती हैं, क्योंकि स्पेसिंग हमारी जैसे जैसे क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, स्पेसिंग हमारी कम होती चली जाएगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है
हायर वाइब्रेशनल लेवल पर जो हमारा मोशन होता है वो ऑसिलेटेड, वो सिंपल हार्मोनिक ना होके, सिंपल हार्मोनिक मोशन ना होके, या कह सकते हैं हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक का मतलब पीरियोडिक, हार्मोनिक का मतलब पीरियोडिक मोशन। हार्मोनिक का क्या मतलब? पीरियोडिक। यहाँ पे मोशन नहीं बात करें, अभी किसी मोशन की बात नहीं करें। हार्मोनिक का मतलब होता है पीरियोडिक, यहाँ पे बात कर रहे हैं। हार्मोनिक का मतलब क्या? पीरियोडिक। तो जो मोशन हमारा पीरियोडिक हो रहा था, जो मोशन हमारा पीरियोडिक होता था, अब वो मोशन सिंपल हार्मोनिक ना होके वो हो गया था सिंपल एन हार्मोनिक। सिंपल एन हार्मोनिक क्या हो गया? एन हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया। क्या हो गया भैया? एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। मतलब जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी शो कर रही थी, अब वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी को नहीं शो करेगी। अब वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी को नहीं शो करेगी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी को शो करने का नहीं करने का मतलब जो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद फिक्स्ड रोटेशन करता था, जो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद फिक्स्ड रोटेशन करता था, फिक्स्ड प्रॉपर्टी को शो कर रहा था, अब वो प्रॉपर्टी शो नहीं करेगी। क्या रीजन है? क्या रीजन है नहीं शो करेगा भैया? इसके लिए अगर हम बात करें, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग हायर ट्रांजिशन की बात करते हैं, हायर वाइब्रेशंस की बात करते हैं, हायर वाइब्रेशंस की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होती है? बॉन्ड की स्ट्रेचिंग होने लगती है। बॉन्ड की क्या होने लगती है? स्ट्रेचिंग होती है। और जब बॉन्ड की स्ट्रेचिंग होती है तो बॉन्ड का डिसोसिएशन हो जाता है। बॉन्ड का क्या हो जाता है भैया? डिसोसिएशन हो जाता है। और जब बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा तो हमारा क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक कर गया। और जब बॉन्ड ब्रेक कर गया तो कहाँ से भैया हमारा ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करे? कहाँ से पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करेगा? हमारा पीरियोडिक मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। और जब पीरियोडिक मोशन ही परफॉर्म नहीं करेगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी लेवल जाएगा, हमने यहाँ से इतना प्यारा सुंदर सा ड्रॉ किया था, वो क्या हो जाएगा? डिसओबे करने लगेगा। उस पोटेंशियल एनर्जी के डायग्राम को फॉलो नहीं। नंबर सेकंड हो गया। अगर यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, जो हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए था, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए था, V = +1 पे ही क्या लिखना था? किसके लिए? V। यहाँ V नहीं, डेल V। डेल V क्या है? हमारा सिलेक्शन रूल है। ये हमारा क्या था? सिलेक्शन रूल। भैया ये क्या है? सिलेक्शन रूल था, जो कि हमको बताता था कि हमको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा चाहे वहीं पे मिलेगा जहाँ पे डेल V की वैल्यू क्या हो? +1 के इक्वल हो। हाँ, लेकिन ये देखा गया सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में या हायर ऑसिलेटर के केस में हमारा जो ऑसिलेशन होता है वो डेल V = +2, +3, +4 डॉट डॉट डॉट। इन सब वैल्यू पे क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। इन सब वैल्यू पे हमको क्या होता है? अलाउड होता है। इन सभी वैल्यू पे हमको क्या होता है? यहाँ पे वाइब्रेशनल टर्न्स या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या करता है? परफॉर्म करता है, फॉर्म करता है, फॉर्म होता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमने अभी तक पॉइंट्स पढ़े थे वो सब क्या है? डिसओबे कर रहे हैं। वो सब पॉइंट क्या करें? डिसओबे करें। आइए एक बार फिर से इन सभी चीज़ों को हम सेंटेंस के माध्यम से पढ़ते हैं। इसको वन बाय वन किस तरीके से हम चीज़ों इन सब चीज़ों को सबसे पहले एक तरफ समराइज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? समराइज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं और उन सब चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे 3 पॉइंट की बात किया, 3 पॉइंट की बात किया। अगर यहाँ पे समराइज करने की कोशिश करें एक छोटी सी पैराग्राफ में, तो हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है? पॉइंट नंबर फर्स्ट यही कहता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम था, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल डायग्राम हमने ड्रॉ किया, हायर ट्रांजिशन पे ये सब फॉलो नहीं होते। क्यों नहीं फॉलो होते? क्योंकि इनकी स्पेसिंग क्या होती है? डिक्रीज होती है। हमारा क्या होता है भैया? स्पेसिंग क्या होता है? स्पेसिंग डिक्रीज करता है। कैसा डिक्रीज करता है? एज द वैल्यू ऑफ किसका? वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, वाइब्रेशनल, हाँ भैया, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की इंक्रीज करती है। क्या इसी को हम तो J वैल्यू कहते हैं, इसी को हम V की वैल्यू भी कहते हैं। एज वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज करेगा, हम लोग की जो स्पेसिंग होगी वो डिक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हमने क्या बात किया कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है वो हायर वाइब्रेशंस के लिए वो एन हार्मोनिक प्रकृति होता है। किस कैसा हो जाता है? एन हार्मोनिक, मतलब वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी को नहीं सोचता। तो फिर यहाँ पे हम कहते हैं हायर वाइब्रेशनल लेवल या हायर वाइब्रेशनल, हमारा जो मोशन होने लगता है, हमारा जो मोशन होता है वो क्या हो जाता है भैया? हमारा जो मोशन होता है वो क्या हो जाता है? एन हार्मोनिक। क्या हो जाता है? एन हार्मोनिक। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हमने बात किया कि जो हमारा सिलेक्शन रूल कहता है कि डेल V = +1 पे अलाउड होता है, डेल V = +1 पे अलाउड होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट के थ्रू यह देखा गया कि जो हमारे वाइब्रेशनल लेवल डेल V = +2, +3 एंड +4 में भी अलाउड होता है। क्या होता है? +1, +2, +3 में भी हमारा क्या होता है? अलाउड होता है। अब आइए इन सभी चीज़ों को हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। आइए इसको समझते हैं। क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट? अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल,
ऑल द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स आर इक्वली स्पेस्ड। जैसा हमने आपको बताया था कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया था वो सब हमको क्या मिला था, इक्वली स्पेस्ड। अभी हमने आपको बताया जैसे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो जो हमको स्पेसिंग मिलती है किसकी मिलती है, एच म्यू नॉट की। अगर हम लोग वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर रोटेशनल स्पेक्ट्रा को हम लोग ड्रॉ किया था तो जो हमको स्पेसिंग मिली थी वो किसके इक्वल मिली थी भैया, वो हमको स्पेसिंग किसकी मिली थी, 2b की स्पेसिंग मिली थी। हाँ, तो बट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट जब देखा गया, एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया, क्या देखा गया कि द स्पेसिंग बिटवीन वाइब्रेशनल लेवल डिक्रीजेस। जो इनकी स्पेसिंग है, जो इनकी स्पेसिंग है वो क्या करिए भैया, वो डिक्रीज कर रही है। वो क्या करिए, डिक्रीज करिए। कब, विथ इंक्रीज इन वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। जैसे जैसे जे की वैल्यू या वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर वी की वैल्यू बढ़ती चली गई, जैसे जैसे वी की वैल्यू बढ़ती चली गई, जो स्पेसिंग हमारी क्या होती गई, डिक्रीज होती गई। सेम चीजें हमने आपको यहाँ भी लिख के बताया था कि स्पेसिंग डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे वैल्यू ऑफ वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की हमको बढ़ती चली गई तो वह स्पेसिंग हमको क्या होती गई, कम होती चली गई या कम मिलती चली गई। अगर हम पॉइंट नंबर सेकंड की बात करें, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है आपका, इन हायर वाइब्रेशनल लेवल्स। अब हायर वाइब्रेशनल लेवल्स की बात करें, जब हमारा वाइब्रेशन फ्लो ना होके इजी फॉर्म में कह सकते हैं कि धीरे धीरे स्लोअर मोशन में ना, वो क्या होता है, फास्ट लेवल में वाइब्रेशन हमारा क्या हो, काफी फास्ट होने लगता है। तो द मोशन बिकम एनहार्मोनिक। मोशन बिकम क्या होता है, एनहार्मोनिक। मोशन हमारा एनहार्मोनिक क्या हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब हमारा वाइब्रेशन फास्ट होगा, जब हमारा वाइब्रेशन क्या होगा, फास्ट होगा, तो बॉन्ड की क्या होती है, बॉन्ड की स्ट्रेचिंग होने लगती है भैया। बॉन्ड की क्या होने लगती है, स्ट्रेचिंग होती है। और जब बॉन्ड की स्ट्रेचिंग हो गई तो क्या होगा, बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा। अब आप खुद समझिए, अगर हमने यहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट किया, एक आप कह सकते हैं एक इसका क्या होगा, एक्सट्रीम पॉइंट होगा जहाँ तक आसानी से बॉन्ड हमारा क्या होगा, स्ट्रेच हो सके, हाँ, इलोंगेट हो सके। उसके बाद अगर हम उसके बावजूद भी उसको इलांगेट करेंगे तो क्या होगा, एक मैक्सिमम डिस्टेंस के बाद जो उसकी हायर कर सकते हैं कि एक्सट्रीम लेवल होगा, उसके बाद वो बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। या कह सकते हैं अगर हम स्प्रिंग ले लें या एक रबड़ ले लें तो रबड़ को हम क्या करेंगे, एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक स्ट्रेच कर सकते हैं, उसके बाद और दम लगाएंगे तो रबड़ क्या होगा, कहीं ना कहीं से बीच में आपस में टूट जाएगा और उसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे। तो सेम प्रकार से जब हमारा वाइब्रेशन क्या होता है, काफ़ी हायर वाइब्रेशन होने लगते हैं तो बॉन्ड की स्ट्रेचिंग होने लगती है। और जब बॉन्ड की स्ट्रेचिंग होगी तो बॉन्ड हमारा क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। और बॉन्ड जैसे ही डिसोसिएट हुआ तो सम डिसोसिएशन ऑफ द बॉन्ड अकर्स इन दिस वे पोटेंशियल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉट वैलिड। जो हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाया था वो क्या हो जाता है, हमारा वैलिड नहीं होता। तो अब यहाँ पे बात की, जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाते हैं वो कैसा होता है, वो हमारा पैराबोलिक होता है। वो हमारा कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। और पोटेंशियल एनर्जी हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी B इक्वल टू आपका हो जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर। किसके इक्वल होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। हम जब इसके लिए ग्राफ को ड्रॉ करते हैं हमारा ग्राफ कैसे मिलता है, इस प्रकार का हमको ग्राफ मिलता है। और हर एक ग्राफ के बीच स्पेसिंग की हमको कितनी मिलती है, h म्यू नॉट की स्पेसिंग मिलती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 और लास्ट बात करें तो क्या, अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन द सिलेक्शन रूल del v इक्वल टू +1 इज अलाउड। ऐसा हमने बात किया था। सिलेक्शन रूल के लिए हमने आपको बताया कि एक अलग वीडियो भी है आपके पास, आप सिलेक्शन रूल ऑफ वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी उस वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे यह बताया गया था कि del v इक्वल टू +1 के लिए अलाउड होता है, उसके लिए +2 +3 +4 के लिए अलाउड नहीं होता। वहाँ पे हमको फॉरबिडन मिलेगा। वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, फॉरबिडन मिलेगा। कहने मतलब उस कंडीशन में हमको किसी भी प्रकार की स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्जर्व नहीं होगी। उस कंडीशन में हमको किसी भी प्रकार की स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्जर्व नहीं होगा। वो रीजन हमारा क्या होगा, ब्लैंक हो जाएगा, फॉरबिडन हो जाएगा। बट विच इज पॉसिबल, ये संभव है इन लोअर वाइब्रेशन लेवल। देखिए ये क्या है, जो कि संभव है कहाँ पे, इन लोअर वाइब्रेशन लेवल। जब हम क्या करें, ये लोअर वाइब्रेशन लेवल करें तो del v इक्वल टू +1 हमारा क्या है, फॉलो कर रहा है, अलाउड कर रहा है। लेकिन जैसे ही अगर हम हायर ट्रांजिट वाइब्रेशन लेवल की बात करते हैं, हायर वाइब्रेशन मोशन की बात करते हैं, जो सिलेक्शन रूल होता है del v +2 +3 +4 इज अलाउड। कहने का मतलब अगर हम वाइब्रेशनल लेवल की वैल्यू को क्या करते हैं, हायर वाइब्रेशनल लेवल की बात करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, देन हमारा +2 +3 +4 को भी अलाउड करता है। मतलब यहाँ पे जो हमारा सिलेक्शन रूल का रिस्ट्रिक्शन था, जो कि +1 के बाद हमारा वाइब्रेशनल ट्रांजिशन नहीं शो करेगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा, वो भी क्या होता है, फेल हो जाता है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं, सिंपल एनहार्मोनिक मोशन, सिंपल एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अगर पसंद आएगी तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेगा। थैंक यू, बाय बाय।